शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए के नारे भी गूंजे। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर पर जश्न भी मना। जेनजी की वो भीड़ जो 36 दिनों से सड़क पर डटी थी, अब अपने अपने घर लौट गई है। लेकिन उस दिन जब मैं जंतर मंतर से रिपोर्टिंग करके वापस लौट रही थी तो मेरे मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था। वो ये कि क्या एक इस्तीफे के बाद सब कुछ बदल जाएगा? हाँ, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या अब भारत में पेपर लीक हमेशा के लिए रुक जाएंगे? कम से कम उम्मीद तो यही है। आज पहली बार अस्पताल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या अगली नीट, एसएससी, रेलवे या फिर देश का हर अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब पूरी तरह सुरक्षित होगा? मैं पढ़ नहीं पाया और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मैं आगे जो लोग रह गए मेरे पीछे वो पढ़ेंगे, वो हर बात जानेंगे जो मैंने नहीं जान पाई। क्योंकि पेपर लीक किसी एक मंत्री, अधिकारी या सरकार की कहानी तो है नहीं। ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी है जिसमें क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने के सफर में दर्जनों लोग शामिल होते हैं और कई बार सिर्फ एक बेईमान इंसान करोड़ों छात्रों की मेहनत, उम्मीद और भरोसे को बर्बाद कर देता है। चीज़ का बदला लेंगे हर उस मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बैठ के बात के पिछले एपिसोड में हमने एलिमेंट्री एजुकेशन पर बात की थी, लेकिन आज हम पेपर लीक के पूरे सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए एग्जाम सिस्टम और पेपर लीक के इस पूरे विषय पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दे और उनके समाधानों पर बैठ के ही बात होती है। देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के सबसे बड़े केंद्र जंतर मंतर पर बीते एक महीने तक एक नई जनरेशन जेन जी की आवाज गूंज रही थी। मुद्दा नीट पेपर लीक का था और मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 36 दिन के लंबे संघर्ष के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पेज और 575 शब्दों में लिखा अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्हें जनता के विरोध के आगे झुककर इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे आंदोलन को मैंने बेहद करीब से देखा है। कई दिन और कई रातें जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग करते हुए बिताई। ज्यादातर प्रोटेस्टर्स से हुई बातचीत का लबोलबाब यही निकला कि जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक न एग्जाम ट्रांसपेरेंट होंगे न पेपर लीक रुकेंगे। और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो आज बिल्कुल सड़ चुका है। आपने भी एक करप्शन पर ऐसी रिपोर्ट्स बनाई है मैडम, आंखें खोल, और हर आदमी उसका शिकार है मैडम। कोई बच नहीं सकता, चाहे आप 5 लाख कमाओ चाहे 10 लाख, हिस्सा उसी का हो। कुछ लोग विदेशों में जाकर सेटल हो गए, इनके बेटे, इनकी औलादे और ये खुद। लेकिन एक इस्तीफा होने से कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या अकेले धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पेपर लीक हुआ, या फिर इस पूरे सिस्टम में कई ऐसे छिपे हुए चेहरे हैं जो शायद इस वक्त भी किसी अगले एग्जाम का पेपर लीक करने की तैयारी में लगे हैं? असल में एक अकेली गंदी मछली पूरे तालाब को भले ही गंदा कर दे, लेकिन एक अकेला आदमी शायद ही किसी बड़े लेवल के एग्जाम का पेपर लीक करवा पाए। दरअसल सिस्टम में ऐसे कई चेहरे और लूप होल्स हैं जिनकी वजह से पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। इन्हीं गहरे और ज़रूरी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके तलाशेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बुनियादी समझ बनानी होगी, ये पूरा सिस्टम कब और कैसे शुरू हुआ ये समझने में। एग्जाम का कॉन्सेप्ट भारत में कहाँ से आया? रेलवे और बैंकिंग की तरह ही भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट भी अंग्रेज़ों की ही देन है। हालांकि उससे पहले भी चाहे मुगल दरबार हो या रियासतों का प्रशासन, लोगों को नौकरी पर रखा जाता था, लेकिन वहाँ पैमाना एग्जाम नहीं बल्कि खानदान, सिफारिश और बादशाह की मर्जी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर में भी यही चला। कंपनी को भारत में अपना कारोबार और फिर अपना साम्राज्य चलाने के लिए अफसरों की जरूरत थी, तो लंदन में बैठे डायरेक्टर्स जिसे चाहते उसे सीधे भारत भेज देते थे। ना कोई टेस्ट, ना कोई मेरिट लिस्ट निकलती थी। ये सिस्टम 1854 में बदला जब नॉर्थ कोस्ट ट्रेवेलियन रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने सिफारिश की कि भारत में प्रशासन चलाने के लिए ऑफिसर की भर्ती गॉडफादर नहीं, मेरिट बेस पर होनी चाहिए। इसी की बदौलत 1855 में भारत के इतिहास का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ,
दिलचस्प बात यह थी कि एग्जाम भारत के किसी शहर में नहीं बल्कि लंदन में हुआ। परीक्षा का नाम इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS था, जिसे आज हम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आखिरकार 1922 में पहली बार ये परीक्षा लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी हुई, जो अब प्रयागराज है। इसी दौर में स्कूली शिक्षा में भी परीक्षा का कॉन्सेप्ट जड़ जमाने लगा था। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी और इन्हीं के तहत मैट्रिकुलेशन यानी स्कूल की आखिरी परीक्षा की शुरुआत हुई। मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत में स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम पूरी तरह एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंपोर्ट था। आज़ादी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। संविधान लागू होने के साथ 1950 में UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन अब आज़ाद भारत को सिर्फ IAS IPS अफसर नहीं बल्कि एक पूरा प्रशासनिक ढांचा चाहिए था, जिसमें क्लर्क, इंस्पेक्टर, टीचर, बैंक ऑफिसर, रेलवे स्टाफ सभी की ज़रूरत थी। ऐसे में 1975 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC बनाया गया ताकि नॉन गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए अलग से सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन हो सके। बैंकिंग सेक्टर के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS भी अस्तित्व में आया। रेलवे के लिए अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड बने और हर राज्य ने अपना पब्लिक सर्विस कमीशन खड़ा कर लिया। यानी नौकरी पाने के लिए परीक्षा अब सिर्फ IAS बनने तक सीमित नहीं रही बल्कि हर सरकारी नौकरी की सीढ़ी बन गई। कॉलेज एडमिशन की कहानी थोड़ी देर से शुरू हुई। शुरुआती दशकों में ज़्यादातर कॉलेज एडमिशन 12th के मार्क्स के बेस पर होते थे, लेकिन जैसे जैसे IIT, एम्स जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट बने वैसे वैसे इनके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम ज़रूरी हो गए। अभी के समय में इंजीनियरिंग के लिए JEE, मेडिकल के लिए NEET और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए CUET का एग्जाम देना होता है। देश में हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे सरकारी कॉलेज या नौकरी पाने के लिए एग्जाम देते हैं, लेकिन दोनों ही जगह सीट्स काफ़ी कम हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डेटा के मुताबिक नीट UG 2026 में 22,79,000 एस्पिरेंट्स शामिल हुए, जबकि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में MBBS सीट्स केवल 1,36,000 हैं। यानी 16-17 स्टूडेंट्स के बीच एक MBBS सीट के लिए लड़ाई है। वहीं 13,60,000 स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE दिया, लेकिन IIT, NIT, IIIT सभी को मिलाकर कुल 67,000 सीट्स हैं। मतलब ये कि 20 स्टूडेंट्स में कोई एक ही कॉलेज में एंट्री ले पाता है। CUET UG में भी 11 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए। सीट्स करीब 3.5 लाख के आसपास हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो देश में हर साल करीब 2,50,00,000 युवा सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, जबकि नौकरियों की संख्या लगभग 1,25,000 के आसपास रहती है। ये आंकड़ा 2020 का है। बीते सालों में ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ी है। इसे ऐसे समझिए कि 2024 में रेलवे की 64,000 वैकेंसीज के लिए 1,87,00,000 एप्लीकेशंस आए थे। मतलब ये कि भारत के एस्पिरेशनल क्लास के लगभग हर घर में कोई ना कोई बच्चा या तो कॉलेज एंट्रेंस या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आज हकीकत ये है कि भारत में लगभग हर बड़ा फैसला, नौकरी हो या पढ़ाई, एक परीक्षा से होकर गुजरता है। आखिर एक एग्जाम होता कैसे है? पेपर बनने से लेकर रिजल्ट आने तक का पूरा प्रोसेस क्या है? ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेपर बनने के प्रोसेस और उसके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में ही अक्सर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। ऐसा काफ़ी रेयर ही होता है कि कोई पेपर एग्ज़ाम हॉल से लीक हुआ हो। उदाहरण के लिए नीट को ही लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA नीट का पेपर 5 स्टेप में तैयार और डिलीवर करवाती है। पहला स्टेप पेपर सेटिंग यानी पेपर तैयार करने का प्रोसेस है। 180 क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए NTA फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फैकल्टी मेंबर्स को बुलाती है। इन एक्सपर्ट टीचर्स की पहचान पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स के मुताबिक NTA पेपर सेटर्स को बंकर लाइक फैसिलिटी में रखती है। ये बेहद ही सीक्रेट और सेफ लोकेशन होती है जहां उनका बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह संपर्क खत्म कर दिया जाता है। ये टीचर्स सैकड़ों सवालों का एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं। इनमें से अलग अलग सेट्स, जैसे नीट में ABCD कोड बनते हैं ताकि बगल में बैठा बच्चा भी नकल न कर सके। स्टेप 2 क्वेश्चन पेपर फाइल्स को सेफ रखने का होता है। पेपर तैयार होने के बाद उसकी फाइल NTA के ऑफिस में एक ऐसे कंप्यूटर में रखी जाती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो।
ये भी लॉग रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस फाइल को किसने खोला, कितनी बार खोला और कब खोला। स्टेप 3 होता है प्रिंटिंग। पेपर प्रिंट करने के लिए सरकार कुछ सिलेक्टेड हाई सिक्योरिटी वाली प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्ट्रैक्ट देती है, जहां बैंक नोट, पासपोर्ट जैसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी छापे जाते हैं। कितनी सिक्योरिटी होती होगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रिंटिंग के दौरान एनटीए का सुपरवाइजर हर समय मौजूद रहता है। मोबाइल फोन तक साथ में रखने की परमिशन नहीं होती। पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास से की जाती है और जैसे ही प्रिंटिंग पूरी होती है, क्वेश्चन पेपर्स को सीधे हाई सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम या बैंक वॉल्ट में रख दिया जाता है। स्टेप 4 में क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है। हाई सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम से पेपर सेट्स को पुलिस एस्कॉर्ट में जीपीएस मॉनिटर्ड व्हीकल से ले जाती है। पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अहम भूमिका होती है। इसके लिए एनटीए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाती है। ये कमिटी प्लानिंग करती हैं कि कैसे पुलिस सपोर्ट के साथ क्वेश्चन पेपर को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाए, और जैसे ही पेपर के बंडल डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचते हैं, उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इन्हें खोलने के लिए 2 अलग अलग अधिकारियों की चाबी या कोड ज़रूरी होता है, ताकि कोई एक इंसान अकेले पेपर तक ना पहुंच सके। स्टेप 5 में एग्ज़ाम और रिजल्ट डे की एक्टिविटीज़ आती हैं। सील्ड पेपर एग्जाम शुरू होने से बस कुछ घंटे पहले ही स्ट्रांग रूम से बाहर निकाले जाते हैं। उस समय सेंटर सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी रहती है। एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन होता है। जूते, मोजे और घड़ी तक चेक होते हैं। एग्जाम खत्म होते ही OMR शीट सील कर उसी तरह वापस भेजी जाती हैं। सेंट्रली स्कैन होती हैं। मल्टी शिफ्ट एग्जाम में स्कोर नॉर्मलाइज होता है, फिर ग्रीवांस विंडो खुलती है और आखिर में रिजल्ट पब्लिश होता है। पूरे प्रोसेस में कम से कम कागज पर यह सिस्टम काफी मजबूत लगता है। पेपर सेटिंग से लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने में 4-5 लेयर की सिक्योरिटी, पुलिस एस्कॉर्ट, डबल लॉक, जैमर, बायोमेट्रिक और सीसीटीवीज की कड़ी निगरानी है। लेकिन इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद सच्चाई ये है कि पेपर लीक हो रहे हैं। वैसे भारत में पेपर लीक कोई नई बीमारी नहीं है। किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी या किसी एक राज्य तक सीमित भी नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लगभग हर दौर में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से लेकर 2025 के बीच देश भर में 45 पेपर लीक के मामले सामने आए। इनमें से 23 मामले बीजेपी की केंद्र या राज्य सरकारों के दौरान हुए, जबकि 14 मामले कांग्रेस की केंद्र या राज्य सरकारों के कार्यकाल में सामने आए। यानी साफ है कि पेपर लीक किसी एक पार्टी या एक सरकार की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या है। लेकिन सिस्टम में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जहां से पेपर लीक होता है? तमाम एनालिसिस और रिसर्च के बाद पता चला कि 5 ऐसे स्टेजेस हैं जहां से पेपर लीक होता है या होने की संभावना रहती है। स्टेज 1, पेपर सेटिंग। यहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पेपर्स के सेट तैयार करते हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की अब तक की जांच में पता चला कि पेपर इस स्टेज पर लीक हुआ था। केमिस्ट्री प्रोफेसर PV कुलकर्णी और बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे नीट पेपर बनाने वाली टीम में शामिल थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने एनटीए से क्वेश्चन पेपर चुराए थे। सीबीआई के मुताबिक जिस क्वेश्चन बैंक की खरीद फरोख्त हुई, उसे कुलकर्णी और मांद्रे ने मिलकर तैयार किया था। इस बैंक में बायोलॉजी के 180 और केमिस्ट्री के 90 प्रश्न थे, जो दोनों ऑफिशियल सेट से लिए गए थे। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में है। ऐसे में ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि लीक पेपर सेटिंग के दौरान हुआ था। स्टेज 2, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पेपर छपता है और इसी स्टेज पर पेपर लीक होने का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। 2024 में यूपी RO-ARO का पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। 2021 में यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा और हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भी प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका जांच के दायरे में आई थी। स्टेज 3, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें 2 तरह से पेपर लीक होने की संभावना रहती है। एक तो जब ट्रांसपोर्ट से पहले प्रिंटेड पेपर सील ट्रंक में वेयर हाउस में रखा होता है। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर अहमदाबाद में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस से लीक हुआ था। वहीं 2023 में बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर पटना के एक प्राइवेट वेयर हाउस से लीक होने का आरोप लगा। इसके अलावा कई मामलों में पेपर ट्रांसपोर्ट के दौरान भी लीक हुआ। जैसे 2024 में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पटना से नवादा ले जाते समय लीक होने का मामला सामने आया। स्टेज 4 है एग्जाम सेंटर। अब पेपर एग्जाम सेंटर तक आ गया है।
2024 में यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा का पेपर प्रिंटिंग प्रेस के अलावा प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र से भी लीक हुआ था। स्टेज 5 एग्जाम हॉल, और ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ पेपर लीक का तरीका थोड़ा अलग होता है। कई बार क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाता, बल्कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति ही असली उम्मीदवार नहीं होता। इसे प्रॉक्सी कैंडिडेट या डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा देना कहा जाता है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में कई मामलों में कैंडिडेट्स की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते पाए गए। पैसे देकर सॉल्वर बैठाए जाते थे जो असली कैंडिडेट की जगह परीक्षा देते थे। यानी पेपर सेटिंग के बंकर से लेकर एग्जाम हॉल की आखिरी कुर्सी तक हर एक स्टेज पर लीक हो चुका है। यहाँ एक बात ये भी समझना जरूरी है कि भारत में पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सरकारी नौकरी और एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के सपनों से जुड़े होते हैं। जब ऐसे एग्जाम का पेपर लीक होता है तो नुकसान सिर्फ उस छात्र का नहीं होता जिसने परीक्षा दी है, बल्कि पूरे परिवार का होता है। साथ ही पेपर लीक होने से भरोसा खत्म होता है। छात्र सालों तक मेहनत करता है, परिवार वाले लाखों रुपए खर्च करते हैं। भारत में प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है। ये उन माँ बाप के पैसे हैं जो बच्चों को जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और दूसरे एग्जाम की तैयारी कराने के लिए खर्च करते हैं। एवरेज इंडियन फैमिली एक बच्चे पर नीट, जेईई कोचिंग के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करती है। इन परिवारों को उम्मीद होती है कि मेहनत के आधार पर चयन होगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो छात्रों के मन में सवाल आता है, अगर मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन पैसे और सेटिंग से होगा तो मेहनत क्यों करें। यहीं से सिस्टम में अविश्वास पैदा होता है। कल को अगर लोगों को लगने लगे कि हर परीक्षा खरीदी जा सकती है तो ईमानदार छात्र भी गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। साथ ही पेपर लीक भ्रष्टाचार की एक पूरी चेन बनाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लाखों रुपए देकर पेपर खरीदता है और पैसे देकर सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है। सवाल ये है कि उसने जो पैसा लगाया है वो वापस कैसे निकालेगा। कई बार ऐसे लोग नौकरी मिलने के बाद भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही गलत तरीके से की होती है और इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। अगर कोई रिश्वत देकर अधिकारी बनता है तो क्या वो आगे चलकर फैसले ईमानदारी से ले सकेगा या लेगा? क्या इससे जनता को मिलने वाला न्याय प्रभावित नहीं होगा? यानी पेपर लीक का असर सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम तक पहुंचता है। साथ ही पेपर लीक होने से मेरिट खत्म हो जाती है। फिर परीक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? परीक्षा का उद्देश्य होता है कि सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जाए, लेकिन अगर पेपर पहले ही बिक जाए तो मेहनत करने वाला पीछे और पैसे देने वाला आगे निकल जाएगा। योग्य व्यक्ति की जगह गलत व्यक्ति चुन लिया जाएगा। जब चयन योग्यता से नहीं होगा तो परीक्षा कराने का मतलब ही क्या बचता है? यानी पेपर लीक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटी सी गड़बड़ी का आगे चलकर बहुत बड़ा असर होता है। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो एक सवाल हर कोई पूछता है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का भी सबसे बड़ा प्रश्न यही था। वहां हर एक प्रदर्शनकारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का नारा लगा रहा था। सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी एग्जाम कराने वाली एजेंसी की है, और हाल फिलहाल जितने भी बड़े एग्जाम का पेपर लीक हुआ वो सब एनटीए ही आयोजित कर रही थी। एनटीए को 2017 में बनाया गया था। मकसद था कि अमेरिका की एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ईटीएस जैसी एक प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाए। हालांकि ऐसा होता दिखा नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस ने नीट यूजी 2024, 2025 और 2026 से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा ऑफिशियल्स, एनटीए इनसाइडर्स और एक्सपर्ट से बातचीत की। इनमें पता चला कि अंदरूनी स्तर पर इस बात पर व्यापक सहमति है कि संस्थागत विफलताओं ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनकी वजह से पेपर लीक संभव हो सका। दिसंबर 2025 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 2024 में एनटीए ने 14 बड़ी परीक्षाएं कराईं, जिनमें से कम 5 में मेजर इश्यूज सामने आए। आखिर एनटीए बार बार फेल हो क्यों रही है? एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताते हैं। सबसे पहली वजह सिस्टम का जरूरत से ज्यादा आउटसोर्स होना है। एनटीए में स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में ज्यादातर काम अलग अलग प्राइवेट वेंडर्स और थर्ड पार्टी एजेंसी से कराए जाते हैं। यानी सिस्टम में कई एक्सटर्नल लोग शामिल हैं। कई वेंडर और टेम्पररी स्टाफ पेपर तक सीधी पहुंच रखते हैं। इससे पेपर लीक होने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन पेपर सेटर से शुरू होकर मॉडरेट ट्रांसलेटर, टाइपिस्ट, प्रिंटर, पैकर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। अगर एक भी बेईमान निकला तो पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म नहीं होना है।
एनटीए हमेशा एआई निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग की बात करती है, लेकिन सच ये है कि भारत की ज्यादातर परीक्षाएं अभी भी पेन पेपर मॉडल पर चलती हैं। नीट उनमें से एक है। इस प्रोसेस में ह्यूमन हैंडलिंग बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले कई हाथों से गुजरता है। हालांकि अब सरकार ने कहा है कि अगले साल नीट एग्जाम ऑनलाइन होगा। तीसरी बड़ी वजह सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल नहीं होना है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में एनटीए ने एग्जाम फीस के जरिए 3,512 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए। खर्च करीब 3,064 करोड़ रुपए हुए, यानी एजेंसी के पास लगभग 448 करोड़ रुपए का सरप्लस मौजूद था। आखिर इस पैसे का इस्तेमाल एग्जाम सिक्योरिटी और इंटरनल कैपेबिलिटीज मजबूत करने में क्यों नहीं किया गया? इन सब के अलावा एक जवाबदेही पेरेंट्स की खुद भी है, जो पैसा देकर पेपर खरीदते हैं। जब तक डिमांड साइड पर खरीदार मौजूद रहेंगे, तब तक सप्लाई साइड पर बेचने वाले भी मिलते रहेंगे। क्या ऐसा एग्जाम सिस्टम बनाया जा सकता है जहां करोड़ों छात्रों की मेहनत सुरक्षित रह सके? और अभी के समय पेपर लीक को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छी बात यह है कि 2024 के नीट यूजी कांड के बाद सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। जून 2024 तक पेपर लीक के लिए कोई एक सेंट्रल कानून नहीं था। नीट यूजी और यूजीसी एग्जाम में धांधली के बाद 21 जून 2024 को केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू किया। इसका नाम पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 है। इस कानून के मुताबिक पेपर लीक करना, इसमें मदद करना, गलत तरीके से OMR शीट हासिल करना, नकल करवाना, एग्जाम के लिए कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह से छेड़छाड़ करना, एग्जाम से जुड़ी फर्जी वेबसाइट बनाने या परीक्षक को धमकी जैसे कामों को सजा के दायरे में लाया गया है। ये सब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध बना दिए गए हैं, यानी कि गैर जमानती। दोषी साबित होने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है। हालांकि भारत के संदर्भ में सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया का, कोर्ट में सुनवाई के दौरान लूप होल्स का फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते हैं। 2024 नीट यूजी पेपर लीक के बाद दिसंबर 2024 में 46 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामला अभी भी पटना की सीबीआई कोर्ट में लंबित है। 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम में पेपर लीक हुआ। इन सब में 1-1 लाख या उससे ज्यादा बच्चे बैठे थे। अब तक सिर्फ 2 मामलों में सजा सुनाई गई, यानी पेपर लीक के ज्यादातर मामले कोर्ट में ही लटके पड़े हैं। नीट 2026 पेपर लीक के बाद हो रहे प्रदर्शन के बीच 23 जुलाई की सुबह पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे। जेनजी से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री अब तक 3 रील भी पोस्ट कर चुके हैं। सबसे लेटेस्ट 26 जुलाई वाली रील में प्रधानमंत्री ने बताया कि परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रिकॉर्ड होने तक लेटेस्ट अपडेट ये है कि लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही है। ये बिल 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए लाया गया है। इसमें पेपर लीक के आरोपियों के लिए और कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वैसे 2024 के नीट विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पेपर लीक को कैसे रोका जाए, इसके जवाब के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 101 सुझाव दिए थे। कमेटी की कुछ मुख्य रिकमेंडेशंस थी कि एनटीए को आउटसोर्सिंग कम करनी चाहिए, साथ ही एग्जाम्स को कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पर कराने की बात कही थी। और इसके अलावा कमेटी ने सुझाव दिया था कि क्वेश्चन पेपर को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने के बजाय एन्क्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में एग्जाम सेंटर्स तक भेजा जाए। पेपर सेंटर के सिक्योर सर्वर पर पहुंचे, वहीं प्रिंट हो और वहीं स्टूडेंट्स को दिया जाए, यानी रास्ते में किसी के हाथ पेपर लगे ही नहीं। साथ ही एआई टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा सकता है। इससे पेपर सेटिंग करने के प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकेगा। हाल ही में यूपीएससी ने भी फेक फॉर्म्स को पकड़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी एडवाइजर और पीएम मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल भी यही बात करते हैं। उनका कहना है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत को पुराने तरीकों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ जाना होगा ताकि इन सारी चीज़ों को फिक्स किया जा सके। गवर्नमेंट और एंट्रेंस एग्जाम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है, इससे लीक प्रूफ एग्जाम कराए जा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम की बात अब प्रधानमंत्री से लेकर तमाम एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाला ये मॉडल असल में काम भी कर रहा है। जेईई का पेपर पहले से ही कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है और यही वजह है कि जेईई में अब तक कोई बड़ा पेपर लीक सामने नहीं आया है। कुछ ऐसा ही ट्रेंड अब दूसरे बड़े एग्जाम्स के डिजिटल होने के बाद भी दिखने की उम्मीद है। जहां जहां पेपर फिजिकल फॉर्म से निकलकर डिजिटल हुआ, वहां लीक की गुंजाइश भी उतनी ही कम हुई। क्या दुनिया में ऐसे देश हैं जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की परीक्षा लीक प्रूफ करा लेते हैं? इसी सवाल के इर्द गिर्द हाल ही में नीट री एग्जाम विवाद को लेकर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया। कहा कि भारत को अपने एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए चीन और अमेरिका के मॉडल से सीखना चाहिए। सवाल है, आखिर इन दोनों देशों के एग्जाम सिस्टम में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? पहले बात चीन की कर लेते हैं। चीन में हर साल जून महीने में गाओकाओ एग्जाम होता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडर्डाइज परीक्षा माना जाता है। इसमें हर साल करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स बैठते हैं। नीट और जेईई दोनों को मिला दें तो भी उतने कैंडिडेट्स नहीं होते। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गाओकाओ के क्वेश्चन पेपर्स को स्टेट सीक्रेट माना जाता है। मतलब ये कि पेपर को राज्य का गोपनीय दस्तावेज समझते हैं। ऐसे में पेपर की प्रिंटिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी होती है। परीक्षा के दिन शहरों में कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक तक रोक दिया जाता है। एक तरह से बच्चों की परीक्षा के लिए पूरा देश अपने छात्रों के लिए एकजुट हो जाता है। पेपर लीक्स और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग पर कठोर आपराधिक सजा होती है। साउथ कोरिया में हर साल नवंबर महीने में एक गुरुवार को सुनूंग यानी कॉलेज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें करीब 5 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। यहाँ पेपर की सिक्योरिटी चीन से भी सख्त रहती है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एग्जामिनर्स और रिव्यूअर्स को एग्जाम से करीब 35 से 40 दिन पहले ही एक कॉन्फिडेंशियल फैसिलिटी में आइसोलेट कर दिया जाता है। पेपर की प्रिंटिंग 1 हफ्ते तक एक हाई सिक्योरिटी गार्डेड प्रिंटिंग फैक्ट्री में होती है। उसके बाद पेपर को पूरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिमोट इलाकों में नेवी तक तैनात होती है। एग्जाम डे पर तो पूरा देश ही रुक जाता है। लिसनिंग सेक्शन के दौरान करीब 30 से 35 मिनट के लिए देश भर में सिविलियन और मिलिट्री फ्लाइट्स तक रोक दी जाती हैं ताकि प्लेन की आवाज़ से स्टूडेंट्स को डिस्टरबेंस ना हो। स्टॉक मार्केट भी उस दिन देर से खुलता है, ऑफिसेज की टाइमिंग बदल दी जाती है और अगर कोई स्टूडेंट लेट हो रहा है तो उसे पुलिस एस्कॉर्ट करके सेंटर तक पहुंचाती है। और यही वजह है कि सुनूंग को दुनिया के सबसे सेफ एग्जाम्स में गिना जाता है। अमेरिका का मॉडल थोड़ा अलग है। वहाँ सेट, एक्ट और जीआरई जैसी बड़ी परीक्षाएं सरकार की कोई एजेंसी नहीं लेती, बल्कि कॉलेज बोर्ड और ईटीएस जैसी इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कराती हैं। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि वहाँ एक दिन नहीं बल्कि साल भर में कई तारीखों पर एग्जाम होते हैं। कॉलेज एडमिशन सेट जैसी परीक्षा साल में करीब 7 बार होती है। यानी अगर किसी एक सेशन में गड़बड़ी भी हो जाए तो उसका असर सिर्फ उस एक बैच तक सीमित रहता है। पूरे साल के सारे स्टूडेंट्स प्रभावित नहीं होते। 2024 से अमेरिका ने सेट को पूरी तरह डिजिटल अडेप्टिव टेस्ट बना दिया है। मतलब हर स्टूडेंट का पेपर उसके अपने शुरुआती जवाबों के आधार पर बदलता जाता है। कोई एक फिक्स्ड क्वेश्चन पेपर होता ही नहीं जिसे कोई लीक कर सके। तीनों मॉडल अलग हैं लेकिन एक बात एक जैसी है। तीनों जगह एग्जाम को सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक भरोसे का सिस्टम मानकर बनाया गया, जिसे बचाने में राज्य की पूरी ताकत झोंकी गई। भारत के सामने आज ठीक यही चुनौती है। एक कानून बन चुका है, एक टास्क फोर्स बन गई है। जेईई जैसा एक मॉडल पहले से मौजूद है जो काम कर रहा है। मतलब रास्ता पता है, दिशा भी साफ है, कमी सिर्फ इच्छा शक्ति और रफ्तार की है। और शायद यही वो सवाल है जो मैं उस दिन जंतर मंतर से लौटते वक्त खुद से पूछ रही थी। क्या एक इस्तीफे से सब बदल जाएगा? जवाब है नहीं। इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं है। असली बदलाव तभी आएगा जब भारत एक लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम बना पाएगा। एक ऐसा सिस्टम जो खुद में इतना मजबूत हो कि अगली बार कोई बच्चा परीक्षा हॉल में बैठे तो उसे सिर्फ अपनी तैयारी की चिंता हो, सिस्टम की बेईमानी की नहीं। यही किसी भी परीक्षा व्यवस्था की असली सफलता होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे।
आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।